Hello and welcome to Topper's Notes. Let's get started with today's newspaper analysis. Our first topic is Chinese President proposes global security initiative to counter Quad. As we all know about Quad is a security alliance between four nations, that is US, Australia, Japan and our India. सो इसी जो इनिशिएटिव है जो इंडो पैसिफिक के अंदर इनका असर्शन जो बढ़ता जा रहा है उसी को काउंटर करने के लिए चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव जो है वो प्रपोज किया है. सो द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज़ इज़ ही हैज़ कॉल्ड ऑन एशियन नेशंस टू कीप द फ्यूचर ऑफ द रीजन्स इन देयर हैंड्स. तो जितने भी एशियन नेशंस हैं उनके लिए ये जो इनिशिएटिव ये लॉन्च करना चाहते हैं ताकि इंडो पैसिफिक जो अराउंड द नेशंस है उसके वहाँ पर ये अपना भी असर्शन प्रूव कर सकें. सो ही प्रपोज दिस इनिशिएटिव रेस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल कंट्रीज अमिट्स रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. रशिया ने जो यूक्रेन पे इन्वेजन किया है उसको चाइना जो है बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और रशियन इकोनॉमी को भी चाइनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. तो उसी के बीच में इन्होंने ये बात बोली है कि सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए. लाइक दे वांट टू से इनडायरेक्टली कि रशिया जो है वो अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ाई कर रहा है और हमें उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए. सो इनडायरेक्टली उनका ये कहना है. दिस न्यू इनिशिएटिव पुट फॉरवर्ड बाय द चाइनीज प्रेसिडेंट विल लुक टू काउंटर द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी एंड द क्वाड. तो इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजी है ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है या डोमिनेशन है इंडो पैसिफिक में उसको काउंटर किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, उसी के लिए यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी वर्क करती है और उसी को फिर से काउंटर पार्ट करने के लिए चाइना ने अपना नया इनिशिएटिव जो है वो प्रपोज किया है. सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव. अभी ये सिर्फ प्रपोजिशन में है और इस पर अभी कोई कंक्रीट स्टेप लिया नहीं गया है, इसलिए हम इसके बारे में ब्रीफली ही डिस्कस करेंगे अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो, ताकि हम उसको एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके. बाकी अभी इसका कोई कंक्रीट डिसीजन, अभी कोई कन्वेंशन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी बना नहीं है. सो दिस प्रोग्राम विच वाज कंसीव्ड एज अ ग्लोबल पब्लिक बेनिफिट. सो दिस कीवर्ड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ग्लोबल पब्लिक बेनिफिट मतलब एशियन नेशंस को ही कहा है, लेकिन ये एशिया के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए है. इट एम्स टू एनहांस इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी बाय प्रॉमिसिंग इक्विटी एंड जस्टिस अमंग नेशंस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं. इन्हीं पे कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव रिसेंटली प्रपोज किया गया है, उसके क्या एम्स हैं और वो क्या प्रमोट करने के लिए है. सो ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा अनकन्वेंशनल सा लग रहा है कि एक सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, इक्विटी एंड जस्टिस प्रमोट कर रहा है. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे हम लोग मे बी गैस वर्क अपना काम नहीं ले पाएँ, तो इसलिए इसको लर्न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इसके अलावा उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे इस इनिशिएटिव के लिए, तो हम उन्हीं सजेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो ही हैज़ डिवाइडेड हिज सजेशंस इनटू फॉलोइंग सेक्शंस टू अचीव इट विच आर एज फॉलोज. तो इस इनिशिएटिव को अचीव करने के लिए, सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, ब्रॉड सजेशंस दिए हैं. हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं. मेंटेन कमिटमेंट टू द विजन ऑफ कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेटिव एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी. ठीक है, कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑपरेटिव मतलब सबको साथ लेकर चलना और लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कमिटमेंट सारे नेशंस के पास होनी चाहिए टू कीप द वर्ल्ड सेफ एंड सिक्योर. उसके अलावा मेंटेन अ कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग ऑल कंट्रीज सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, रिफ्रेनिंग फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स. तो ये भी इन्होंने रशिया के ही पर्सपेक्टिव में कहा है कि जितने भी कंट्रीज़ है उनके इंटरनल अफेयर्स में दूसरे कंट्रीज़ को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. एंड रिस्पेक्टिंग पीपल्स इंडिविजुअल चॉइसेस ऑफ डेवलपमेंट रूट्स एंड सोशल सिस्टम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़. उसके अलावा उन्होंने कहा है कि रिमेन फेथफुल टू द यूएन चार्टर्स गोल्स एंड आइडियल्स एंड रिजेक्ट कोल्ड वॉर माइंडसेट, अपोज यूनिलैटरलिज्म एंड रिजेक्ट ग्रुप पॉलिटिक्स एंड ब्लॉक कॉन्फ्लिक्ट. तो ये जो ग्रुप पॉलिटिक्स की बात इन्होंने कही है ये भी सीधा इशारा क्वाड की तरफ ही करती है, क्योंकि क्वाड एक 4 कंट्रीज़ का छोटा सा ग्रुप है
और वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के थ्रू एक बायस क्रिएट कर रहा है वर्ल्ड के अंदर, तो उसी को काउंटर करने के लिए इन्होंने कहा है। उसके अलावा कमिटमेंट टू टेकिंग ऑल कंट्रीज लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न सीरियसली, अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, डेवलपिंग बैलेंस्ड इफेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। हमें सारी की सारी कंट्रीज़ के सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए, उनको एक तरीके से उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि इनका कहना ये है कि रशिया के भी कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स ही थे, उसी की वजह से उन्होंने यूक्रेन पे इन्वेजन कर दिया। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्टली जो है रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मेंटेन अ कमिटमेंट टू पीसफुली रिजॉल्विंग डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज बाय डायलॉग एंड कंसल्टेशन, टू सपोर्ट ऑल अटेम्प्ट्स टू पीसफुली रिजॉल्व क्राइसिस, टू रिजेक्ट डबल स्टैंडर्ड्स एंड टू अपोज द यूज ऑफ यूनिलैटरल सैंक्शंस एंड लॉन्ग आर्म ज्यूरिसडिक्शंस विदाउट जस्टिफिकेशन। रिसेंटली सैंक्शंस जो हैं वो रशिया पे लगाई गई हैं, तो उन्हीं के लिए इन्होंने कहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स को आप रिजेक्ट कीजिए और अपोज द यूज़ ऑफ यूनिलैटरल सैंक्शंस, मतलब कुछ सैंक्शंस होती हैं जो यूनिलैटरली इम्पोज कर दी जाती हैं, जैसा रशिया के केस में यूएस ने किया। यूएस ने डायरेक्ट सैंक्शंस लगा दी विदाउट कंसल्टिंग रशिया। तो ऐसी जो सैंक्शंस हैं उनको अपोज करना चाहिए। लॉन्ग टर्म ज्यूरिसडिक्शन विदाउट लॉन्ग आर्म ज्यूरिसडिक्शंस विदाउट जस्टिफिकेशन, और आर्म ज्यूरिसडिक्शंस को भी इनको रिजेक्ट करना चाहिए। तो यही सारे सजेशंस जो हैं शी जिनपिंग जी, चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के अंडर दिए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। CERT-in mandates all companies to report cyber security incidents within 6 hours. CERT-in is Computer Emergency Response Team. So it's the foremost company which is working towards cyber security incidents. तो इन्होंने अभी मैंडेट किया है कि आपको 6 आवर्स के अंदर अंदर अपने सारे साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को जो है रिपोर्ट करना है। मेनली क्या होता है कि 2-3 दिन बीत जाते हैं या महीने बीत जाते हैं, तब तक कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है, तो उसकी वजह से सर्टिन जो है उसके रिगार्डिंग अपना जो एक्शन है वो ले नहीं पाते हैं। और जितनी जल्दी रिपोर्टिंग होगी उतनी ही जल्दी उसका ओरिजिन पता लगाना आसान होगा, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अटैक करने के बाद जो साइबर जो अटैकर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं अपना ओरिजिन जो है उसको मिटाने की। तो उसी के रिस्पेक्ट में सर्टेन ने मैंडेट किया है कि सारी की सारी कंपनीज़ को अपना साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हुए हैं उनको 6 आवर्स के अंडर अंडर रिपोर्ट करना है। ठीक है। द न्यू गाइडलाइंस इशूड टू कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, सिर्फ इंडिया के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इंडिया में जितनी भी कंट्रीज़ जो हैं ऑपरेट कर रही हैं, वेदर फॉरेन या इंडियन लैंड पे जो वर्क कर रही हैं, अगर उनके पास में कोई भी ऐसी तरीके का इंसिडेंट होता है तो उनको वो रिपोर्ट करना है। इसमें कौन कौन है? सर्विस प्रोवाइडर्स, intermediaries, data centers, companies and government organizations must mandatorily report such incidents. So these are the कंपनीज विच आर बिंग इंक्लूडेड। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंडर ही है। इट इज़ मैंडेटेड दैट ऑल सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, कौन कौन से इंसिडेंट्स को इन्होंने इंक्लूड किया है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि किस किस के लिए मैंडेटेड किया है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें वो आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से इंसिडेंट्स हैं जिनको इसमें इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले टारगेटेड स्कैनिंग और प्रॉबिंग ऑफ क्रिटिकल नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स, कॉम्प्रोमाइज ऑफ क्रिटिकल सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन, अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा एंड सिस्टम्स अमंग अदर्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंसिडेंट्स हैं जो इनको सर्टेन को अपना रिपोर्ट करना है। उसके अलावा बाय रेस्पेक्टिव कंपनीज विद इन 6 आवर्स ऑफ आइदर बीइंग मेड अवेयर ऑफ द इंसिडेंट और बिकमिंग अवेयर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर बीइंग मेड अवेयर यानी आपको बताया गया है कि आपके ऊपर अटैक हुआ है तो भी आपको रिपोर्ट करना है, और आपको खुद को पता चला है कि आपके ऊपर अटैक हुआ है तो भी आपको रिपोर्ट करना है। कई केसेस में क्या होता है, कंपनीज़ को पता ही नहीं होता है कि उनका डेटा ब्रीच हो गया है, उनके ऊपर साइबर अटैक हो गया है। तो दोनों केसेस में कि अगर आपको कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म कर रहा है कि हाँ साइबर अटैक हुआ है तो भी आपको रिपोर्ट करना है, और अगर खुद भी पता चलता है कि कोई ब्रीच हुई है डेटा के अंदर तो भी आपको रिपोर्ट करना है। सो लेट्स डिस्कस कि व्हाट आर द मैंडेट्स फॉर वर्चुअल असेट सर्विस एंड एक्सचेंज प्रोवाइडर्स। वर्चुअल असेट सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं और एक्सचेंज जो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए क्या क्या मैंडेट है? इट हैज़ बीन मैंडेटेड दैट
These providers and custodian wallet services provide must also save all information acquired as a part of financial transaction records and know your customer process for 5-year term. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको केवाईसी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन 5 साल के लिए आपको सेव करके रखनी है. सो ये कुछ एंटिटीज़ है जिनको इन्होंने मैंडेट किया है. सबसे पहले वर्चुअल असेट एक्सचेंज प्रोवाइडर्स, देन वर्चुअल असेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड देन कस्टोडियन वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर्स. आई थिंक इट्स पेटीएम वॉलेट सर्विस पेटीएम प्रोवाइड करता है. तो ऐसे ही सारे के सारे जितने भी डिजिटल कंपनीज़ है जो इस फील्ड में काम कर रही है उन सबको मैंडेट किया गया है. उसके अलावा उनको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करने के रिकॉर्ड भी रखने के लिए मैंडेट किया गया है. इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी एबल टू बी रिक्रिएटेड यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स. दिस मस्ट बी एन अकाउंट. अब इसमें भी उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट की है कि हमें किस किस का उन कंपनीज़ को किस किस का अकाउंट रखना है. सबसे पहले IP एड्रेस, टाइम जोन्स, टाइम स्टैम्प्स, पब्लिक कीज़, transaction IDs, accounts and addresses involved, transferred amount and the date and nature of the transaction. So ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उस ट्रांजैक्शन के उन सबको इनको रिकॉर्ड करके अपने पास एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पूरा रखना है. सो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. साइंस एंड टेक के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर कई कई बार ये लोग ऐसे एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. IP एड्रेस क्या होता है, लाइक एक क्वेश्चन आया था ब्लॉकचेन के ऊपर, कभी क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, कभी IoT के ऊपर. ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो ये साइंस एंड टेक के जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उन सब पे आपकी नज़र होनी चाहिए और उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको आपको एक तरीके से इंटरप्रेट करना आना चाहिए ताकि उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका जवाब देने में काबिल हो. उसके अलावा इन्होंने कुछ और भी डिटेल्स मेंटेन करने के लिए मैंडेट किया है. द वैलिडेटेड नेम ऑफ द कस्टमर, IP एड्रेस इज यूटिलाइज्ड इन अलॉटेड पीरियड ऑफ द सर्विस, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस नंबर, द पर्पज ऑफ द सर्विस, ओनरशिप पैटर्न मस्ट ऑल बी कैप्ट बाय VPN. ठीक है, वर्चुअल सर्विस प्रोवाइडर्स, डेटा सेंटर्स, VPN प्रोवाइडर्स एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. तो ये जितने भी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, VPN, क्लाउड सर्विस, डेटा सेंटर्स, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, क्लाउड जो है वो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ही होता है. तो ये सारी चीज़ें जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको ये सारी डिटेल्स भी जो हैं वो मेंटेन करनी है ताकि कल को अगर कोई भी ब्रीच होती है तो ये लोग उसको ओरिजिन को भी देख सके और ये भी रिकॉर्ड देख सके कि कितना डेटा ब्रीच हुआ है और कहाँ कहाँ पे क्या क्या अटैक्स हुए हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नाबार्ड plans for farmer distress index to plug support package loopholes. NABARD is National Bank for Agriculture and Rural Development. It is totally dedicated for rural areas. ठीक है, गाँव में जितने भी जो भी लोन वगैरह होते हैं उन सब के रिलेटेड इश्यूज हैंडल करता है नाबार्ड. सो नाबार्ड ने फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स को प्लान किया है FDI टू प्लग सपोर्ट पैकेज लूप होल्स. तो सपोर्ट पैकेज तो हम सबको पता है, फार्म लोन वेवर, और बाकी सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट्स और बैंक्स के द्वारा. बट समटाइम्स क्या होता है कि बैंक्स और गवर्नमेंट्स खुद भी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं कि असली में कौन कौन से फार्मर्स हैं जिनको लिटरली उस पैकेज की ज़रूरत है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वो खुद अपने लिए लोन भी अवेल नहीं कर पाते. इवन उनकी क्रॉप डैमेज हो जाती है तो वो लोग खुद जाके अपने लिए मुआवजा भी नहीं मांग पाते हैं. तो उन्हीं सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए FDI को प्रपोज़ किया गया है ताकि इनको जो सपोर्ट पैकेज के अंदर कुछ लूप होल्स हैं उनको जो है एड्रेस किया जा सके. सो व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट? नाबार्ड इज़ प्लानिंग टू फॉर्मुलेट अ FDI टू ट्रैक, आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट द रियल नीडी एंड द डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स, ताकि वो ट्रैक कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और फिर अल्टीमेटली उनको सपोर्ट दे सकें जो सही में नीडी हैं और डिस्ट्रेस्ड हैं. कई बार क्या होता है कि जिन लोगों को सही में ज़रूरत नहीं होती वो लोग फार्मर का नाम लगा के और लोन अवेल कर लेते हैं किसी और काम के लिए, और जो लिटरली जो फार्मर्स होते हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पाता है. तो उन्हीं सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया
जाने वाला है। सो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं इस इंडेक्स का। फार्मर्स डिस्ट्रेस इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ डैमेज टू देयर क्रॉप्स। तो मतलब फसलें ख़राब हो गई उसी को ही उनका डिस्ट्रेस मान लिया जाता है, जबकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स और भी होते हैं। इंस्टीड ऑफ हैंडिंग आउट डिस्ट्रेस पैकेज टू ऑल फार्मर्स एज इज़ द करेंट प्रैक्टिस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट कैन डिसाइड ऑन एन अप्रोप्रिएट सपोर्ट पैकेज बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ डिस्ट्रेस। तो इनका ये मानना है इस इंडेक्स के अंदर कि गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्टली पैकेज हैंडल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि सीवियरिटी ऑफ डिस्ट्रेस कितना है, कितनी फसलें ख़राब हुई हैं, उसके बाद ये सपोर्ट पैकेज को उनको डिसाइड करना चाहिए। दिस इंडेक्स विल नॉट कंसिस्टेंट अक्रॉस द कंट्री बिकॉज इट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रेस इन ईच लोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे कंट्री के लिए सेम नहीं होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा, वेरी करेगा, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पे ड्रॉट पड़ रहा हो तो वो एक एरिया हो लाइक राजस्थान एंड ये वाला जो एरिया है इंडिया का, वहाँ पे डिस्ट्रेस ज़्यादा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, ड्रॉट्स पड़ते हैं, क्रॉप डैमेज हो जाती हैं। कोई और जो इंडिया का पार्ट है वहाँ पर अगर हेल स्टॉर्म आ गया है तो ज़रूरी तो नहीं है कि हेल स्टॉर्म पूरे इंडिया में ही आया हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट में ही आया होगा ना। तो उस पर्टिकुलर पार्ट में ही सीवियरिटी को जो है मेज़र करके देन उसके लिए ही ये लोग पैकेज प्लान करेंगे, ऐसा इनका मानना है। सो कंसिस्टेंट नहीं होगा क्योंकि डिस्ट्रेस कहीं पर है और कहीं पर नहीं है, तो सबको सेम पैकेज नहीं अलॉट किया जाना चाहिए। दिस इंडेक्स विल हेल्प द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनीज टू फाइंड आउट फार्मर्स इन रियल नीड फॉर डिस्ट्रेस पैकेज। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये लोग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ को जो फार्मर्स है जिनको सही में उस डिस्ट्रेस पैकेज की ज़रूरत है उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं ये लोग इंक्लूड करने वाले हैं। इट विल इनकॉर्पोरेट हाई फ्रीक्वेंसी डेटा ऑन क्लाइमेट सर्कमस्टांसेज, वेदर कंडीशंस, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ एंड फार्मर लॉन बर्डन्स एंड मार्केट सिचुएशन। सो ये सारी चीज़ें ये अपने अंदर इंक्लूड करने वाला है। क्लाइमेटिक सर्कमस्टांसेस जो हमने भी डिस्कस किए, हेल स्टॉर्म है, ड्रॉट है, कई बार एक्सेस रेन भी हो जाती है, तो ये सारी क्लाइमेटिक सर्कमस्टांसेस हैं, उनके रिलेटेड डेटा, वेदर की क्या कंडीशन थी पूरे साल वो, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की क्या प्राइस चल रही है, फार्मर लोन बर्डन कितना बर्डन चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर फार्मर के पास सेम बर्डन हो, कोई के पास ज़्यादा कोई के पास कम, या इस एरिया में ज़्यादा इस एरिया में कम, तो उसके बेसिस पे भी ये अपना इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। और मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको भी ये लोग अपने इंडेक्स में इंक्लूड करने वाले हैं। एक्सेसिव रेनफॉल, मानसून रेन्स, फ्लक्चुएशन इन सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर, ड्राई स्पेल्स एंड ड्रॉट, इरीगेशन एरिया, यील्ड ऑफ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स in each district, unexpected frost and depth of the subsurface water will all be measured by this index। तो इनमें से कुछ कुछ चीज़ें तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी, रेनफॉल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं कि कभी फ्रॉस्ट ज़्यादा हो गई है, कभी सरफेस वाटर है वो नीचे ज़्यादा चला गया, टेम्परेचर है, ड्राई स्पेल्स हो जाते हैं, कई बार ड्रॉट हो जाता है, इरीगेशन एरिया जो है वो भी कम हो जाता है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी ईल्ड कितनी रहती है। कई बार वीट उगाते तो बहुत सारा है लेकिन उसकी ईल्ड इतनी नहीं हो पाती है। राइस के केस में भी सेम है, तो वो भी एक तरीके से एक डिस्ट्रेस ही है कि आपने जितना आउटपुट सोचा था उससे कम मिल रहा है, तो उसको भी ये लोग डिस्ट्रेस में इंडेक्स में इंक्लूड करेंगे। दिस इंडेक्स विल ऑल्सो इवेलुएट द मार्केटिंग अल्टरनेटिव एक्सेसिबल टू फार्मर्स सच एज एमएसपी सपोर्ट या हेल्प। तो एमएसपी से रिलेटेड जो चीज़ है वो भी ये लोग एक्सेस करेंगे। एंड देयर विल बी डेटा ऑन फार्मर्स करंट डेब्ट बर्डन एंड क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज। तो डेब्ट बर्डन सबसे बड़ा डिस्ट्रेस होता है फार्मर्स के लिए, उसको भी ये लोग इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। और क्रॉप इंश्योरेंस कहाँ कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, उसका क्या कवरेज पैटर्न है, उसको भी ये लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। सो व्हाट विल बी द एसोसिएटेड बेनिफिट्स विद एफडीआई फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स जो है उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। एक तो हमने पहले ही देख लिया था कि ये हेल्प करेगा इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को ताकि रियल नीड में जो भी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। और कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। lenders and governments will be able to provide crop loan modification,
unconditional grants and entire debt cancellation depending on the degree of difficulty. डिफ़िकल्टी के लेवल के अकॉर्डिंग ही जब एफडीआई आ जाएगा तो उन लोगों के पास एक डेटा होगा कि इस फार्मर के पास या फिर इस एरिया के फार्मर्स के पास में क्या क्या हार्डशिप्स अभी चल रही हैं, तो उसी के बेसिस पे ये लोग डेब्ट कैंसिलेशन कर पाएंगे, क्रॉप के लोन को मॉडिफाई कर पाएंगे और अनकंडीशनल ग्रांट्स भी दे पाएंगे, ताकि टारगेट बेनिफिशरीज के पास ही में जो है बेनिफिट पहुँचे. उसके अलावा इंडिविजुअल फार्मर्स कैन बी हेल्ड बेस्ड ऑन अ मिक्स ऑफ देयर डिस्ट्रेस एंड द डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स and which is calculated using the irrigation status of their crops, land and the average price in the district's agricultural produce market committees. ठीक है, APMCs के यहाँ पे क्या एवरेज प्राइस चल रही है अभी उस जगह पे, उसी के बेसिस पे ये लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, एंड द डिस्ट्रिक्ट्स एवरेज प्रोडक्टिविटी. तो ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली फार्मर्स को इंडिविजुअली बेनिफिट करेंगी. पॉलिसी मेकर्स विल बी एबल टू यूज सच एन इंडिकेटर टू मॉनिटर एंड प्रेडिक्ट फार्मर सफरिंग. सो फार्मर की सफरिंग कम हुई है या नहीं हुई है, और मॉनिटर भी कर पाएंगे, प्रेडिक्ट भी कर पाएंगे इस इंडेक्स की हेल्प से. द अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिस्ट्रेस विल बी एड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस मिटिगेशन स्ट्रेटजीज. मिटिगेशन स्ट्रेटजी जितनी भी हैं, पॉलिसीज़ हैं अभी जो हैं, वो मोस्टली हम एक काफ़ी रिडंडेंट से डेटा को जो है बेस बना के देन फॉर्मुलेट कर देते हैं. लेकिन एफडीआई आने के बाद में एक प्रॉपर डेटा होगा हमारे पास में, तो उसी डेटा की बेसिस पे अर्ली डिटेक्शन भी होगा, और उसके अलावा मिटिगेशन स्ट्रेटजीज भी जो हैं वो फार्मर्स के लिए फॉर्मुलेट कर पाएंगे. इंस्टीड ऑफ फोकसिंग सोलरली ऑन क्रॉप लॉस, द इंडेक्स विल प्रोवाइड अ होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ फार्मर हार्डशिप. तो सिर्फ जो क्रॉप लॉस होता है, यानी जो फसल की जो बर्बादी होती है, सिर्फ वही एक फार्मर डिस्ट्रेस नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो उन्हीं सबको इंक्लूड करके एक होलिस्टिक असेसमेंट जो है वो इंडेक्स ये प्रोवाइड करेगा, किसका, फार्मर्स की हार्डशिप का. सो ये मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी. मेंस के लिए मैं बताती हूँ कैसे. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फार्मर्स जो हैं उनको रिसेंटली सुसाइड बढ़ रहे हैं, या फिर फार्मर प्रोटेस्ट हो रही हैं, फार्मर्स को अपनी प्रॉपर यील्ड नहीं मिल पाती है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ सजेशंस मांगे जाते हैं मेंस में क्वेश्चंस में, GS3 इकोनॉमिक्स का जो ये पार्ट है, तो वहाँ पर आप एफडीआई को कोट कर सकते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में, तो उससे आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग हो जाएगा. और प्रीलिम्स के लिए आपसे इसके एलिमेंट्स पूछ सकते हैं. उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि इसको प्रपोज किसने किया है, लाइक नाबार्ड ने किया है. तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ इंटेंस हीट वेव्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड इट्स इम्प्लीकेशंस. सो रिसेंटली टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, समर्स का जो है इनिशिएशन हो गया है, तो उसी सबसे रिगार्डिंग जो हीट वेव्स अभी इंडिया में चल रही हैं, सो उसी को हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करने वाला है. सो व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज़. इंडिया इज़ इन द थ्रोज ऑफ अनयूजुअली लॉन्ग सीरीज ऑफ हीट वेव्स दैट बिगेन इन द एंड ऑफ द मार्च एंड स्कॉज नॉर्थ इंडिया फॉर मोस्ट ऑफ द अप्रैल. तो हीट वेव्स तो हर साल आती ही हैं इंडिया में, बट स्टिल अब की बार जो यहाँ पर एक्सेप्शन था वो ये था कि मार्च में ही वो स्टार्ट हो गई, और अप्रैल और मार्च बहुत ही ज़्यादा गर्म रहे. 122 साल का जो रिकॉर्ड है वो इस बार अप्रैल ने तोड़ दिया. लाइक अप्रैल वाज द हॉटेस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 122 ईयर्स. सो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है जिसके बारे में हम इंटेंस हीट वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उनके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं कंट्री पे, और क्या सजेशंस हो सकते हैं उससे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं. एज यू कैन सी इन द मैप, कौन कौन से पार्ट्स हैं इंडिया के जो इससे अफेक्टेड रहे हैं. मोस्टली पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड इवन ये ईस्ट इंडिया तक भी, यहाँ तक भी चला गया है, एंड थोड़ा थोड़ा साउथ में भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला है. और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिला है, लाइक राजस्थान एंड ऑल्सो दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. सो यहाँ पे जो कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी. सो लेट्स डिस्कस
अबाउट द कंडीशंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ हीट वेव्स। लाइक हमें हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक कारण ढूंढना होता है कि चलो हीट वेव्स आ रही हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। लाइक हीट वेव ऐसे थोड़ी मान लिया कि गर्म हवाएं चलने लग गई और उनको हीट वेव डिक्लेयर कर दिया, उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो आईएमडी जो है, इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने कुछ कंडीशंस फिक्स कर रखी हैं कि ये कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तब हम उनको हीट वेव मान लेंगे। सो हीट वेव इज़ डिक्लेयर्ड व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ ओवर 40 डिग्री सेल्सियस एंड एट लीस्ट 4.5 नॉचेज अबव द नॉर्मल। तो मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और उससे 4-5 डिग्री और अगर आगे चल जाता है तो उस केस में हम उसको हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, हीट वेव इज़ डिक्लेयर्ड व्हेन एन एरिया लॉग्स अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस। अगर 45 डिग्री सेल्सियस पर किसी एरिया में मैक्सिमम टेम्परेचर चला जाता है तो वहाँ पर हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। अ सीवियर हीट वेव इज़ डिक्लेयर्ड इफ़ द मैक्सिमम टेम्परेचर क्रॉसेस 47 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, लाइक हीट वेव एंड सीवियर हीट वेव, दोनों के बीच में एक डिफरेंस याद रखना है कि 45 डिग्री होगा तो ये होगा, और 47 डिग्री अगर पहुंच जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो सीवियर हीट वेव बोल देते हैं। राजस्थान में मोस्टली सीवियर हीट वेव्स देखने को मिलते हैं क्योंकि गर्मी के अंदर टेम्परेचर जो है 47 डिग्री सेल्सियस मोस्टली क्रॉस हो जाता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज? अगर गर्मी बढ़ रही है तो हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का रोल वहाँ पे ज़रूर होगा, क्योंकि साल दर साल जो हैं चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही हैं। जैसा कि हमने देखा था कि 122 ईयर्स में पहली बार इतना गर्म अप्रैल का महीना रहा है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके लिए क्लाइमेट चेंज ही जो है रिस्पॉन्सिबल है। द हीट ट्रैपिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इम्प्लाइड दैट क्लाइमेट एक्सट्रीम्स सच एज हीट वेव्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्रीक्वेंसी। हीट ट्रैपिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के अंदर हीट जो है वो अर्थ में ट्रैप हो जाती है, और वो ट्रैप्ड हीट है वो अल्टीमेटली जो है एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट करती है। तो इंडिया में भी समर चल रही है, तो यहाँ पे समर और ज़्यादा सीवियर हो गई हैं, तो उसके पीछे का एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो उसकी वजह से क्लाइमेट एक्सट्रीम्स सच एज हीट वेव्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज। तो ऐसे कुछ क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जो हैं वो और ज़्यादा आगे आने वाले हैं। इंस्टेंसेज ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल्स एज वेल एज लॉन्गर रेनलेस स्पेल्स आर एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट्स बाय द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC ने ड्राई स्पेल्स, एक्सेसिव रेनफॉल, इन सबको जो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हैं वो और ज़्यादा होने वाले हैं, ऐसा इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया है। द मेन रीज़न फॉर द स्कॉर्चिंग हीट इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कंट्रीज लेक ऑफ रेनफॉल। लेक ऑफ रेनफॉल की वजह से गर्मी ज़्यादा हो रही है, और लेक ऑफ रेनफॉल इज़ अल्टीमेटली और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। Usually period of high temperature are punctuated by periodic episodes of rain, but this was largely absent during March and April. आपने ये देखा होगा कि मार्च और अप्रैल के महीने में कई बार बरसात हो जाती है बहुत तेज़, तो हमें लगता है कि क्या सही में अभी मानसून आ गया है। मतलब बीच बीच में बरसात और बीच बीच में गर्मी, तो वो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती है मार्च और अप्रैल के टाइम पे। लेकिन इस बार जो है वो बारिश जो थी, जो इसको बैलेंस करती थी, वो मोस्टली एब्सेंट थी, और उसकी वजह से गर्मी का इफ़ेक्ट और ज़्यादा हो गया। तो वो भी अल्टीमेटली जो है क्लाइमेट चेंज ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ हीट वेव्स ओवर इंडिया? अब हीट वेव्स इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी बढ़ रही है तो उसके कुछ बहुत ही ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। सो सम पार्ट्स अलोंग द ईस्टर्न इंडिया सच एज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा ऑल्सो रजिस्टर हायर ह्यूमिडिटी अलॉन्ग विद हाई टेम्परेचर। तो ये तीनों ही स्टेट्स जो हैं वो ओशियन के पास में है, लाइक ओशियन या सी के पास में है, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है मोस्टली मेंटेन रहती है बिकॉज ऑफ ओशियन के पास में होने से। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लाइक टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी, इवोपरेशन भी बढ़ेगा उसकी, और वो टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर और हायर ह्यूमिडिटी दोनों मिला के लीडिंग टू अ राइज इन द कंडीशन कॉल्ड वेट बल्ब। वेट बल्ब को नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, वेट बल्ब इज़ द टर्म रिलेटेड टू, फिर आपको आंसर आना चाहिए कि वेट बल्ब क्या हो सकता है। लाइक हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी है, और कुछ 3 ऑप्शंस और दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप फटाफट जो है आंसर वहाँ पे मार्क कर पाएंगे।
सो इट इज़ द माइल्डेस्ट कैन कॉज एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट, मतलब अगर माइल्ड टेम्परेचर जो है वहाँ पर है तो उससे क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। लेकिन अगर वर्स्ट केस हो जाता है, यानी टेम्परेचर और ज़्यादा राइज़ हो जाता है और ये जो कंडीशन है वो राइज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन और डेथ भी हो सकती है। और उसके अलावा हीट वेव्स हैव किल्ड मोर देन दिस नंबर ऑफ पीपल इन लास्ट 50 ईयर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च स्टडी बाय IMD साइंटिस्ट। तो दो कंडीशंस यहाँ पे हमने देखी हैं, सबसे पहले तो वेट बल्ब और उसके अलावा लोगों की डेथ, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग डिहाइड्रेट होके और अनकॉन्शियस होके डायरेक्ट उनकी हार्ट अटैक या किसी भी और कंडीशन की वजह से डेथ ही हो जाती है। तो अगर इतने ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट्स हैं तो कुछ स्टेप्स भी लिए गए होंगे। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? टू मेक ए बफर अगेंस्ट द हायर टेम्परेचर, improve forecast system that allow heat wave warnings to be disseminated via electronic channels and phones instantaneously। like पहले ही वो लोग डिक्लेयर कर देते चैनल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, फ़ोन्स के थ्रू, कि इस एरिया में हीट वेव जो है वो और ज़्यादा होने वाली है। कई बार आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि गूगल पे भी नोटिफिकेशन वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू आते हैं कि आज हीट वेव सीवियर होने वाली है। तो उससे क्या होता है, लोगों को पहले ही पता होता है, तो वो अपने काम जो हैं वो शाम को या फिर सुबह निपटाने की कोशिश करते हैं। और दिन के समय जब एक्सट्रीम हीट होती है तो वो उसको जो है उस समय जाना बाहर अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ स्कूल हॉलीडेज़ बाय मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। छोटे बच्चे जो हैं, मोस्टली स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो दिन में स्कूल से आते हैं, तो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला होता है। छोटे बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो ऐसे केस में जो है वो वैकेशंस अनाउंस कर दी जाती हैं ताकि बच्चों पर इसका इम्पैक्ट जो है मिनिमाइज़ किया जा सके। उसके अलावा हाईलाइटिंग द डेंजर्स ऑफ वर्किंग आउटडोर्स ड्यूरिंग द डे। ये भी लोगों को बताया जाता है कि अगर दोपहर के समय या फिर एक्सट्रीम हीट वेव के समय अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो उससे क्या क्या डेंजर हो सकते हैं। ऑल्सो मॉनिटरी कंपनसेशन फॉर डेथ्स लिंक्स टू हीट वेव्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो मॉनेटरी कंपनसेशन भी देती हैं अगर किसी की डेथ हो जाती है तो। सो दीज आर द स्टेप्स टेकन टू मेक अ बफर अगेंस्ट हाई टेम्परेचर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। रीजंस फॉर रिसेंट इंसिडेंट्स ऑफ कैचिंग फायर बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ईवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इंडिया में। काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी इसके रिगार्डिंग इंट्रोड्यूस की गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि क्लाइमेट चेंज को काउंटर किया जा सके। फॉसिल फ्यूल्स रिलेटेड जितने भी फ्यूल्स हैं लाइक पेट्रोल डीजल, उनकी डिमांड कम की जा सके और अल्टीमेटली जो है इंडिया का इंपोर्ट बिल भी डिक्रीज़ किया जा सके, जो कि इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल और इन सब से बढ़ता है। लेकिन उन्हीं के बीच एक बहुत ही बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो उसकी वजह से ईवीज़ जो है वो फायर कैच करने लगे हैं। तो उसी के रिलेटेड हम ये आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं इसके पीछे, कि क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इतने सेफ़ माने जाते हैं उनमें क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो अभी फायर कैच कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हो जाता है, क्योंकि एक तो जो है कंपनीज़ और गवर्नमेंट्स लोगों को परस्यू कर रही हैं कि वो ईवीज़ को अडॉप्ट करें, और अगर ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं तो वो एक तरीके से इसकी जो इमेज है एक उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। सो व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज़? द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट पैनल to probe the recent series of battery explosions in the EVs. After the inquiry, the Ministry of Road Transport, ये भी याद रखना है कि किसने किया है इसके रिगार्डिंग जो भी वर्क है, intends to issue guidelines for EVs including tests for compliance with safety norms. तो इन्होंने एक्सपर्ट पैनल इसलिए बिठाया ताकि जितने भी रीजंस हैं उनको हाईलाइट कर सकें, उनको हम एड्रेस कर सकें और उसके बाद में एक नई पॉलिसी या गाइडलाइंस इशू करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ताकि उन गाइडलाइंस के अंडर एक टेस्ट जो है वो कंप्लाइंस हो सके फॉर सेफ्टी नॉर्म्स, ताकि सेफ्टी नॉर्म्स के रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं ईवीज़ के उनको प्रॉपरली जो है एड्रेस किया जा सके। तभी अगर सेफ्टी नॉर्म्स को अगर वो फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि फायर के जो इंसिडेंट्स हैं उनको डिक्रीज़ किया जा सके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द LI-ion बैटरी। तो जो ये ईवीज़ हैं उनमें
सबसे बड़ा जो कारण है आग लगने का वो बैटरी एक्सप्लोजन ही है, क्योंकि बाकी सारी बॉडी तो सेम है, सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंट है, वो है बैटरीज। तो बैटरीज ही हैं जो मोस्टली आग पकड़ रही हैं, उनकी वजह से ही ये फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं, अगर हमें फ़ायर का रीज़न जानना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ़ायर लगने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सो एवरी एल आयन बैटरी कंसिस्ट ऑफ 3 एक्टिव कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स होते हैं। हमें पता है बैटरी, अगर हम एक नॉर्मल बैटरी देखते हैं तो उसके अंदर कुछ आपको ग्रेफाइट जैसा दिखेगा, बाकी सारी चीज़ें लाइक सेल के अंदर जो होता है वैसा इसमें होता है। सबसे पहले एक एनोड होता है, टिपिकली या ग्रेफाइट, वही सेम हमारी बैटरी की तरह। कैथोड जो होता है, लाइक साइंस वाले स्टूडेंट और मोस्टली 10th तक के बच्चे जानते हैं एनोड और कैथोड होता है, उससे मिला के एक बैटरी बनती है, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो ये तो बेसिकली एक साइंस का बेसिक्स है जो हमने 10th तक भी पढ़ा था, और केमिस्ट्री वाले बच्चों को, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को 11th-12th में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ने को मिला था केमिस्ट्री के अंदर, ऐसा कुछ होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पे होता है ग्रेफाइट, कैथोड पे होता है निकल कोबाल्ट मैग्नीज बेस्ड ऑक्साइड। तो ये एलिमेंट्स हैं, ये आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। ऐसा क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि ईवी बैटरीज जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं, उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। लाइक मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही हैं, तो इसलिए हम इनको एलिमेंट्स टर्म करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना, निकल कोबाल्ट मैग्नीज, इसके अलावा ग्रेफाइट, और एक लिथियम आयन बैटरी है तो लिथियम का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे होता है, तो इसको भी आप याद कर लेना, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इन्वॉल्विंग फॉर्मिंग शीट्स ऑफ द एनोड एंड कैथोड एंड असेंबलिंग दैम इनटू अ सैंडविच स्ट्रक्चर हेल्ड अपार्ट बाय अ थिन सेपरेटर। तो ये आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि एक थिन सेपरेटर के थ्रू उनको अलग अलग किया जाता है। सेपरेटर्स अबाउट 15 माइक्रॉन इन थिकनेस, अबाउट अ फिफ्थ ऑफ थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर, परफॉर्म द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग द एनोड एंड कैथोड फ्रॉम शॉर्टिंग। तो आप देख रहे हैं कि एनोड और कैथोड दोनों अगर मिल जाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, ये हमें पता है। तो उसको जो है एक 15 माइक्रोन का छोटा सा पतला सा एक फॉइल है, वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है कि ये दोनों ना मिलें। तो उनके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक पतली सी एक झिल्ली है जो इन दोनों को रोक रही है। तो हो सकता है कई बार वो झिल्ली फट जाए और इसकी वजह से जो है एक्सप्लोजन हो जाए। सो एक्सीडेंटल शॉर्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज कॉज इज़ द नॉन कॉज ऑफ द फायर्स इन एल आयन सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं, बैटरीज़ हैं, उनके अंदर शॉर्ट सर्किट होती है, उसका कारण यही है। ठीक है, एक्सीडेंटल शॉर्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स यानी एनोड और कैथोड, दोनों को जो ये झिल्ली मिला रही है ये हट जाती है और दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाती है और अल्टीमेटली आग लग जाती है। सो फैक्टर्स कॉजिंग बैटरी फायर्स, ये भी हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला तो हमने देख ही लिया कि वो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो दोनों मिल जाते हैं और बैटरी में एक्सप्लोजन होता है, फायर होती है। उसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं बैटरी फायर्स? लाइक अदर फायर्स अकर ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ द फायर ट्राइंगल। एक फायर ट्राइंगल बन जाता है, उसमें कौन कौन होता है, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। ठीक है, तो हम इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर इनको कैसे इंक्लूजन होता है और उसकी वजह से कैसे फायर लग जाती है। इफ़ एन एडवर्स इवेंट सच एज शॉर्ट सर्किट अकर्स इन द बैटरी, द इंटरनल टेम्परेचर कैन राइज एज द एनोड एंड कैथोड रिलीज देयर एनर्जी थ्रू द शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अगर बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे इंटरनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एनोड और कैथोड भी मोस्टली अपनी एनर्जी रिलीज़ करते ही हैं, तो उससे और ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट हो जाती हैं। दिस इन टर्न कैन लीड टू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम बैटरी मटेरियल, स्पेशली द कैथोड, दैट रिलीज हीट इन द अनकंट्रोल्ड मैनर अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। कैथोड से हीट प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, शॉर्ट सर्किट होता है तो ये वाली हीट और ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। सच इंसिडेंट्स कैन रप्चर द सील्ड बैटरी, further exposing the components of outside air and second part of the fire triangle, namely oxygen. And also final component of the triangle is liquid electrolyte, which is flammable and serve as the fuel. तो ये ट्राइंगल पूरा हो गया। सबसे पहले हीट से स्टार्ट हुआ, उसको यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गई, देन उसके बाद फ्यूल का काम किसने किया, इलेक्ट्रोलाइट का, यानी एल आई का जो इलेक्ट्रोलाइट हम भरते हैं
वो फ्यूल का काम करता है और वो हाईली फ्लेमेबल होता है, फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील, और फिर वो तीनों मिलके जो हैं द कॉम्बिनेशन लीड्स टू कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स ऑफ द बैटरी रिजल्टिंग इन स्मोक, हीट, फायर रिलीज इंस्टेंटेनियसली एंड एक्सप्लोसिवली। और इन्हीं तीन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है फिर वो कैटास्ट्रॉफिक फेलियर होता है और बैटरी में आग लग जाती है, कई बार धुआं निकलने लग जाता है, ठीक है, कई बार गर्म हो जाती है और कई बार फट भी जाती है। ट्रिगर ऑफ सच इवेंट्स, अब हमने ये देख लिया कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आग लगती है। अब ये भी पता होना चाहिए कि इन कारणों को ट्रिगर यानी स्टार्ट कौन करता है। जैसे एक गन होती है, उसका एक ट्रिगर होता है, तो उससे फिर वो इवेंट स्टार्ट होते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे ट्रिगर ऑफ इवेंट्स कौन कौन से हैं। इंटरनल शॉर्ट्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स दैट रिजल्ट्स इन शार्प ऑब्जेक्शन पेनिट्रेटिंग द सेपरेटर को कोई चीज़ लाइक जो फॉइल है 15 माइक्रोन की, अगर उसको कोई पेनिट्रेट कर देता है तो उसकी वजह से इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। एक्सटर्नल इवेंट्स लाइक एन एक्सीडेंट लीडिंग टू पंक्चर ऑफ द सेल एंड शॉर्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। उसके अलावा ओवर चार्जिंग द बैटरी को आप ज़्यादा चार्ज कर दोगे तो उसकी वजह से हीट रिलीजिंग रिएक्शंस होंगी कैथोड पे बाय ए फॉल्टी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दैट डज नॉट शट डाउन चार्जिंग डिस्पाइट द बैटरी अचीविंग इट्स डेजिग्नेटेड चार्ज स्टेट। मतलब बैटरी चार्ज हो गई है, उसके बाद भी आप उसको चार्ज ही करते जा रहे हो तो उसमें एक्सट्रीम हीट जनरेट होगी, तो हो सकता है उसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाए। एंड बैड थर्मल डिज़ाइन एट द मॉड्यूल एंड पैक लेवल बाय नॉट अलाउइंग द बैटरी इंटरनल हीट टू बी रिलीज्ड। ऐसी कोई थर्मल डिज़ाइन जो है वो कंपनी प्रॉपर एक बना के नहीं देती है, तो उसकी वजह से भी है जो वो हीट, इंटरनल हीट जो कैथोड से जो जा रही है वो अगर रिलीज़ नहीं हो पाती है तो फिर वो अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होती जो रहती है और फाइनली वो इसको ट्रिगर कर देती है। तो यही सारी चीज़ें हमने ये देखा भी कि कोई पर्टिकुलर 2 कंपनियां ही हैं जिनकी बैटरीज एक्सप्लोड हो रही है, तो हो सकता है कि उनका थर्मल डिज़ाइन अच्छा ना हो और उसकी वजह से बैटरीज एक्सप्लोड हो रही हो। मेजर्स टू प्रिवेंट बैटरी फायर्स, अब बैटरी फायर्स के हमने फैक्टर्स देख लिए, उसके ट्रिगर्स देख लिए, अब हम ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या मेजर्स जो हैं वो ले सकते हैं ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। सबसे पहले प्रिवेंटिंग फायर्स रिक्वायर ब्रेकिंग द फायर ट्रायंगल हमने देख ही लिया, HOF हीट फ्यूल ऑक्सीजन, अगर इसको हम ब्रेक कर दें तो हो सकता है फायर ना लगे। बैटरी कैथोड्स आर अ लीडिंग कोज ऑफ हीट रिलीज, हमने अभी देखा था कि कैथोड से ही सबसे ज़्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है। सम कैथोड सच एज वन विद लोअर निकल कंटेंट एंड मूविंग टू आयरन फॉस्फेट कैन इंक्रीज सेफ्टी। तो यहाँ पे कैथोड जो है वो अगर हम निकल वाला या फिर आयरन वाला यूज़ करें तो हो सकता है कि वो चांसेस जो हैं हीट वाले, जो हीट एमिशन है वो कम किए जा सके और फायर के चांसेस भी कम किए जा सकें। टाइटली कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग विल प्रिवेंट एक्सीडेंटल शॉर्ट्स इन द सेल्स एलिमिनेटिंग लीडिंग कॉज ऑफ द फायर्स। प्रोटेक्टिंग द सेल विद रॉबस्ट थर्मल मैनेजमेंट इज़ क्रिटिकल। थर्मल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हीट को एमिट किया जा सके और अंदर जो है वो हीट एक्यूमुलेट ना हो और अल्टीमेटली फायर ना लगे। और इंडिया के केस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, लाइक अभी गर्मी चल रही है और गर्मी में ही मोस्टली जो है फायर के इंसिडेंट देखने को मिले हैं। तो इंडिया में टेम्परेचर भी हाई है और फिर अगर थर्मल मैनेजमेंट भी नहीं किया है ढंग से तो फिर फायर लगने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक रॉबस्ट थर्मल मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली बैटरी पैक्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल पेनिट्रेशन। हमने देखा था कि ये जो फॉइल है अगर उसमें एक्सटर्नल पेनिट्रेशन हो जाता है तो फायर लग जाती है, तो उनको भी हमको प्रोटेक्ट करना है ताकि एक्सटर्नल पेनिट्रेशन ना हो। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस आर्टिकल? Engineering safety requires commitment from all parts of the battery supply chain and tight integration between vehicle companies and battery companies। तो इनका कहना ये है ये जो सेफ्टी है वो एंटायर सप्लाई चेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैटरी कंपनीज़ ही से इंश्योर करें या व्हीकल कंपनीज़ ही करें, दोनों को कोलैबोरेशन करके एक अल्टीमेटली एक सेफ्टी इंजीनियरिंग सेफ्टी को फाइनली हाईलाइट करना होगा ताकि एक सेफ़ ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंश्योर किया जा सके। रेगुलेटर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइडिंग द टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन नीडेड टू इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी इनोवेशंस परफॉर्म एट द लेवल दैट इज़ प्रॉमिस्ड। तो यहाँ पे रेगुलेटर्स का रोल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनको तब तक उस चीज़ को सर्टिफिकेशन नहीं देना चाहिए तब तक वो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग ना कर लें ताकि अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हुए हैं उनको एक जो लेवल उन्होंने प्रॉमिस किया उस पर वो परफॉर्म कर पाएँ। कई बार क्या होता है कि मार्केट कंपटीशन की वजह से टेस्टिंग में जल्दी कर देते हैं
ताकि उनका व्हीकल जो है मार्केट में लॉन्च हो सके। और उसी हसल के दौरान सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इनका यही कहना है कि जो रेगुलेटर्स हैं उनको प्रॉपरली इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि टेस्टिंग या सर्टिफिकेशन जो भी वो दे रहे हैं वो प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही दिए जाएं, ताकि ऐसे इंसिडेंट जो हैं बैटरी फायर के उनको रोका जा सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। 1000 ईयर्स ओल्ड अनंगताल लेक टू गेट नेशनल मॉन्यूमेंट टैग। अभी जो है कल्चर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, तो ये अनंगताल लेक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। इसमें मेंस का तो कुछ ज़्यादा है नहीं, बट प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि अनंगताल लेक के बारे में आपसे पूछ लेंगे, उससे रिलेटेड रूलर्स हैं उनके बारे में पूछ लेंगे। सो सबसे पहले कंटेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे अनंगताल लेक के बारे में। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर हैज़ आस्क्ड द DDA, दैट इज़ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, अंडर हुज जुरिस्डिक्शन द एरिया फॉल्स, टू रीस्टोर द हिस्टोरिक लेक। जो लेक है वो दिल्ली में है और इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो DDA के अंडर है। तो फर्स्टली उन्होंने इनको बोला है कि आप अपने जुरिस्डिक्शन में जो ये लेक है, हिस्टोरिकल लेक है, इसको रीस्टोर करने के लिए कुछ स्टेप्स लीजिए ताकि इसको कंजर्व किया जा सके, क्योंकि हाल फिलहाल आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर पूरा एल्गल ब्लूम हो गया और इसका कोई भी मेंटेनेंस या रिस्टोरेशन नहीं किया गया है। इवन ऑफिशियल्स आर आल्सो एडवाइज टू एक्सपेडाइट द कंजर्वेशन वर्क सो द साइट कुड बी डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट। मतलब नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करने से पहले कंजर्वेशन वर्क है उसको ढंग से करना पड़ेगा, उसी के बाद उसको एक राष्ट्रीय विरासत का दर्जा दिया जा सकेगा। तो हम इसी के पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं अनंगताल लेक के बारे में। कहाँ पर है, सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं। इट इज़ सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ जोगमाया टेम्पल। जोगमाया टेम्पल है दिल्ली में, उसके नॉर्थ में है, ठीक है। कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास में ही है, लाइक ये आपको पता होना चाहिए, कुतुब मीनार जहाँ पर है वो कुतुब कॉम्प्लेक्स है। कुतुब कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा दूर नहीं है, लाइक 1/2 किलोमीटर से दूर है, वहाँ पर ये लेक सिचुएटेड है, ठीक है। एंड डेट्स बैक टू 1060 AD। इट वॉज बिल्ट बाय तोमर किंग अनंगपाल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक हम हिस्ट्री में इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं है मिडिवल हिस्ट्री को कि कौन से किंग थे या क्या थे, लेकिन अब ये लेक इन्होंने बिल्ट करवाई थी, तो इनका जो रेलेवेंस है वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बढ़ गया है। दैट इज़ तोमर किंग अनंगपाल II। It has a strong Rajasthan connection as Maharaja Anangpal is known as the Nana of Prithviraj Chauhan, whose fort Rai Pithora is on the list of ASI। पृथ्वीराज चौहान उनके बारे में सब जानते ही हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर थे राजस्थान के। तो ये उन्हीं के ही मैटरनल अंकल थे, नाना थे, जिन्होंने इस लेक को बनवाया था। तो आपको पता होगा बैटल ऑफ तरेन, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसके बाद ही दिल्ली पर एक्सटर्नल रूलर्स का जो राज है वो इंक्रीज़ हुआ था। सो उसी सब के पर्सपेक्टिव में जो लेक है इसका भी रेलेवेंस बढ़ गया है, और हिस्ट्री के स्टैटिक पोर्शन में भी ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लाइक बैटल ऑफ तरेन, इसके बारे में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से रूलर्स के बीच में फाइट हुआ था, यही सारी चीज़ें। और इन्होंने जो फोर्ट बनवाया था उसका नाम है राय पिथोरा, एंड राय पिथोरा इज़ इन द लिस्ट ऑफ ASI, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो लिस्ट है उसमें ये फोर्ट इंक्लूडेड है। इट इज़ अ मिलेनियम ओल्ड लेक विच सिग्निफाइज द बिगनिंग ऑफ दिल्ली। दिल्ली जब स्टार्ट ही हो रहा था, लाइक दिल्ली कैपिटल बननी ही चालू हुई थी, तब ये लेक बनी थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है उस बेसिस पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ अटल न्यू इंडिया चैलेंज। आप सबको पता होगा अटल इनोवेशन के बारे में, अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग इज़ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, विच हैड रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन इंडिपेंडेंस के बाद ही बनाई गई थी और उसको चेंज करके नीति आयोग बनाया गया था 2014 के टाइम पे। तो उन्हीं का ही एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है अटल इनोवेशन मिशन, AIM, ठीक है। तो इनोवेशन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया है नीति आयोग के अंडर।
तो इन्हीं का ही एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। लाइक नाम में भी अटल आ रहा है तो उससे हम थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो, कि अटल इनोवेशन मिशन के अंडर ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हो सकता है। इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इट एम्स टू सीक, सेलेक्ट, सपोर्ट एंड नर्चर टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस दैट सॉल्व सेक्टोरल चैलेंजेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोसाइटल रेलिवेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि सोसाइटल रेलिवेंस के लिए है, इकोनॉमिक रेलिवेंस के लिए नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ इनोवेशंस हमको लेके आने हैं, वो मतलब लाइक एक चैलेंज, या फिर हम देखते हैं कई बार काफ़ी ज़्यादा हैकेथॉन्स वगैरह होती हैं सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में, आईटी वर्ल्ड में। तो हैकेथॉन्स के अंदर क्या होता है कि लोगों को, लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टार्टअप में जो काम करते हैं या फिर जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनको कुछ एक चैलेंज दे देंगे तो उनको उस चैलेंज के रिगार्डिंग इनोवेशंस लेके आने होते हैं। तो वैसा ही कुछ एक ये हमारा AIM का एक मिशन है या प्रोग्राम है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। तो उसमें कोई चैलेंज बच्चों को या फिर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दे देते हैं, तो और उसी के रिगार्डिंग इनको कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस लेके आने होते हैं ताकि उन चैलेंजेस को सॉल्व किया जा सके जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं और उसके अलावा सोसाइटल रेलेवेंस के हैं। वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ द ANIC प्रोग्राम इज़ टू सपोर्ट इनोवेशंस इन एरियाज़। ठीक है, तो मतलब चैलेंजेस हर फील्ड में हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उन चैलेंजेस को डिफ़ाइन कर दिया है कुछ एरियाज़ में, कि हम इन्हीं एरियाज़ के चैलेंजेस को इनोवेशंस के थ्रू इस प्रोग्राम में एड्रेस करेंगे। तो उसमें कौन कौन से एरियाज़ हैं? दीज एरियाज़ आर ऑल्सो इंडिया क्रिटिकल टू इंडियाज़ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। कौन कौन से? एजुकेशन, हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग, एनर्जी, मोबिलिटी, स्पेस एप्लीकेशन। तो ये सारे के सारे एरियाज़ है। लाइक स्पेस में इंडिया का भी जो रीच है वो अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो उन्हीं से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है वो इसके अंडर एड्रेस होंगे। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग सेक्टर है, तो उससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट को या फिर इनको, तो उनको भी इनोवेशंस के ज़रिए जो है एड्रेस किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर एम की गई हैं। द चैलेंज एड्रेसेस द सेकंड कमर्शलाइजेशन वैली ऑफ डेथ। वैली ऑफ डेथ स्टार्टअप से रिलेटेड है, इस टर्म को आप नोट डाउन कर लीजिए। नीचे दिए गए आर्टिकल के अंदर वैल्यू ऑफ डेथ के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया गया है कि वैल्यू ऑफ डेथ क्या है। इवन एक ग्राफ भी बताया गया है कि यहाँ पे जो है वो वैल्यू ऑफ डेथ होता है। लाइक जब एक स्टार्टअप जब अपनी जर्नी शुरू करता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, फंडिंग उनको मिलती है, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे वो चीज़ स्टार्ट होती है। लेकिन जब तक इनका खुद का रिटर्न आना स्टार्ट नहीं हो जाता, उस टाइम पीरियड को हम वैल्यू ऑफ डेथ बोलते हैं। लाइक वो जो सर्वाइविंग पीरियड होता है या वो जो पीरियड होता है, अगर उस समय पे कोई स्टार्टअप सर्वाइव कर जाता है यानी वो आगे बढ़ने के लिए काबिल है। कई बार क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं स्टार्टअप्स में लेकिन उनकी फंडिंग नहीं आ पाती है, तो वो वैल्यू ऑफ डेथ में फंस के रह जाते हैं, मतलब कुछ आउटपुट नहीं निकल पाया। तो उसी चीज़ को इन्होंने कॉमर्शलाइज किया है। ठीक है, supporting innovators scale over the risk associated with access to resources for testing, piloting and market creation। तो कई बार क्या होता है, वैल्यू ऑफ डेथ के टाइम पे उनको फंडिंग नहीं मिल पाती, तो उस चैलेंज को भी जो है ये एड्रेस करता है। इसके अलावा फंडिंग से रिलेटेड क्या क्या क्राइटेरिया? द चैलेंज सपोर्ट सेलेक्टेड स्टार्टअप्स थ्रू द कॉमर्शलाइजेशन स्टेज ओवर द कोर्स ऑफ 12 to 18 months with the funding up to 1 crore along with other supports with AIM's innovation ecosystem। तो स्टार्टअप्स को मोस्टली ये लोग इस चैलेंज के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडिया में फोस्टर कर सकें और हमारा इनोवेटिव जो एरिया है और फ्रेमवर्क्स है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकें।